ठीक है। तो इस Q2 के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q2 को भी अपने साथ धकेलते हुए अपनी ही डायरेक्शन में लेती हुई चली जाएगी। ठीक, तो यहां से बर्थ होती है कूलॉम्स लॉ की। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे लगता है एक फोर्स। अब चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q2 को अपने रास्ते में आ गया, जो उसको धकेलते हुए अपनी ही तरफ लेती हुई चली जाएगी, तो क्या कर रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कर रही है, इस Q2 के ऊपर एक फोर्स लगा रही है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो फोर्स होगा क्या, इस चार्ज पे लग रहा है, दैट इज Q2 इंटू E। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक नया वीडियो आ गया और आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कूलॉम्स लॉ अपना पूरा हो चुका है, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस पूरा हो चुका है। अभी तक हम लोगों ने चार्जेस के बारे में पढ़ लिया, कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया। आज के वीडियो में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब सब कुछ डिस्कशन अभी तक पॉइंट चार्ज के बारे में ही चल रहा है। ठीक है, तो यहां पे अगर एक कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज, ठीक है, तो कूलॉम साहब ने अभी तक ये बताया कि साहब अगर एक यहां पे चार्ज रखा हुआ है और एक यहां पे चार्ज रखा हुआ है, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। मान लिया ये Q2 है, ये Q1 है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा Q2 पर, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में। तो लॉजिक ये उठता है कि यार ये फोर्स लगेगा तो क्यों लगेगा, कारण क्या है, फोर्स का कॉज क्या है, इस Q1 में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इस Q1 ने इस Q2 के ऊपर एक फोर्स लगा दिया, या इस Q2 में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इस Q2 ने इस Q1 के ऊपर एक फोर्स लगा दिया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक्चुअली अगर कायदे से देखा जाए तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी चाहिए, उसके बाद कूलॉम्स लॉ पढ़ना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, रीजन क्या है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो अपने चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, मतलब कूलॉम साहब का जो फोर्स का लॉ था कि दो चार्जेस के बीच में पहला चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, दूसरा चार्ज पहले चार्ज पे फोर्स लगाता है, ये जो फोर्स है ये इंड्यूस होता है या ये लगता है, ये पैदा होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ानी चाहिए, बाद में कूलॉम्स लॉ पढ़ाना चाहिए, लेकिन आपके सिलेबस में पहले कूलॉम्स लॉ डिसाइडेड है, तो सदियों से यही पढ़ाते आ रहे हैं लोग, तो भैया चल रहा है। ठीक है, लेकिन जान लो, कारण भी जान लो कि क्या है, क्यों है, कैसे है, ये फोर्स आता क्यों है। सुनो देखो, एक बात समझो कि अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कैसा चार्ज है ये, पॉइंट चार्ज। अभी जितना भी डिस्कशन हो रहा है वो सब कुछ पॉइंट चार्ज के बारे में हो रहा है, एक्सटेंडेड चार्ज के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हो रहा। तो अगर ये पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज जो है वो रेडियली आउटवर्ड चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हर तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और कैसी होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी में, डायरेक्शन होगा ना इसका, चारों तरफ अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है तो एक डायरेक्शन होगी। ठीक, अब देखो अगर इस प्लस क्यू चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस की गई इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में अगर कोई पार्टिकल आ गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ढकेल देगी। सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है भाई, चारों तरफ है, हमने सिर्फ इसका एक डायरेक्शन माना ये वाला, इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। ठीक, और यहां पर कोई एक चार्ज आ गया, पॉइंट चार्ज, मान लिया Q2। ठीक है, तो इस Q2 के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q2 को भी अपने साथ धकेलते हुए अपनी ही डायरेक्शन में लेती हुई चली जाएगी। ठीक, तो यहां से बर्थ होती है कूलॉम्स लॉ की। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे लगता है एक फोर्स। अब चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q2 को अपने रास्ते में आ गया, जो उसको ढकेलते हुए अपनी ही तरफ लेती हुई चली जाएगी, तो क्या कर रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कर रही है, इस Q2 के ऊपर एक फोर्स लगा रही है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो फोर्स होगा क्या, इस चार्ज पे लग रहा है, दैट इज Q2 इंटू E। ठीक है, जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा क्या, Q2 इंटू E। ठीक, अब फोर्स हम लोगों ने निकाल रखा है क्या, Q1 Q2 बाई K, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वो कूलॉम्स का लॉ था। इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगी, F इज इक्वल टू Q2 इंटू E। Q2 पे लग रहा है ना, तो Q2 को ये इतने फोर्स से ढकेलती हुई लेके चली जाएगी। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो वो होता है F बाई Q2। ठीक, अब कूलॉम्स लॉ ने ये कहा कि साहब इस पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अगर ये चार्ज 1 है तो इसकी वैल्यू F ऑन 2 ड्यू टू 1, इसकी वैल्यू होती है K Q1 Q2 बाई
आर स्क्वायर, अगर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आर है तो भैया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एफ अपॉन क्यू टू, जिस चार्ज पे आप निकाल रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू टू से क्यू टू चला गया, बचा क्या? के क्यू वन बाई आर स्क्वायर। देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की होगी। ठीक, तो ये फील्ड था। इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करने का तरीका था कि भैया एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने रास्ते में आने वाले किसी भी पार्टिकल को अपने साथ ढकेलती हुई लेके चली जाती है, लेकिन लेकिन इसको पढ़ाते ऐसे नहीं है। सुनो, ये सारी चीजें तो मैंने तुम्हें खाली फील कराने के लिए बताई कि तुमको इसकी पूरी डेप्थ फील आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता कैसे है। अब पढ़ाते क्या है, कहते क्या है कि भैया अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लिया यहां पर कोई एक पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, किसी पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि यहां से आर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। ठीक, तो भैया अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा तो इस पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने एक इमेजिनरी चार्ज अज्यूम कर लिया जिसको हम कहते हैं क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है बेटा? ये होता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसका नाम ही उन्होंने दे दिया टेस्ट चार्ज। ये भी पॉइंट चार्ज ही होता है, लेकिन क्या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है? नहीं। कैसा है ये? इमेजिनरी। कैसा है ये? इमेजिनरी। सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए साइंटिस्टों ने इसको इन्वेंट किया है, ऐसा कोई भी टेस्ट चार्ज होता नहीं है। तो साइंटिस्टों ने कहा क्या कि साहब जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, उस पॉइंट पी पर आप इस टेस्ट चार्ज को रख लीजिए क्यू नॉट। ठीक, अब इस क्यू नॉट पर इस प्लस क्यू की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स क्या होगा साहब? F इज इक्वल टू कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? तो अलोंग दी लाइन ऑफ एक्शन लग रहा होगा। ठीक, अब अगर आपका फोर्स आ गया तो अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है F बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज जो हमने अपने मन से यहां पर इमेजिन किया था। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बेटा ये फील था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, और ये क्या देगा आपको? इट गिव ओनली मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो सर ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो याद करो ये भी आपको सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड ही देता था बेटा। ये वाला जो फॉर्मूला था ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देता था। ठीक है, याद करो मैंने कूलॉम्स लॉ में आपको वेक्टर फॉर्म पढ़ाया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको पूरी पोजीशन वेक्टर सब कुछ पढ़ा रखा था। तो उस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, मैंने आपको इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताई थी। वो फॉर्मूला क्या था? फोर्स विल बी इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यूब इंटू इंटू वेक्टर आर। याद आ रहा है? वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर कैप। वेक्टर आर कैप क्या है? ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है ये मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपको यूनिट वेक्टर के बारे में नहीं पता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ नहीं पता है, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो। टाइप करो इलेक्ट्रोस्टैटिक 02, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 02, आई थिंक सेकंड लेक्चर, पिछला ही लेक्चर था। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है ये? डायरेक्शन। तो ये चीज आपको क्या बताएगी? मैग्नीट्यूड, और ये बताएगा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन विल गिव यू वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये फोर्स है जिसमें आपको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये मैग्नीट्यूड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम विद डायरेक्शन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे भाई? के क्यू आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर कैप। ये यूनिट वेक्टर क्या बता देगा आपको? डायरेक्शन। और ये क्या बता देगा? मैग्नीट्यूड। ये आपको मैग्नीट्यूड बता देगा।
ठीक, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन विल गिव यू वेक्टर क्वांटिटी। तो समझ में आ गया, फील आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अगर आपको कूलॉम्स लॉ आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट एन अनदर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। हाँ, ये अलग की बात है कि पहले पढ़ाना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आता है यार, फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी आती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कॉज है जिसकी वजह से किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है, फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होती। ठीक, तो एक्चुअली पढ़ाना आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बाद में कूलॉम्स लॉ पढ़ाना चाहिए। लेकिन चच्चा किया क्या जाए दद्दू, एनसीईआरटी ने इस हिसाब से आपका सिलेबस सेट कर रखा है कि वो पहला टॉपिक ही आपको कूलॉम्स लॉ पढ़ाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जिस हिसाब से चल रही है चीजें उस हिसाब से चलो, ज्यादा अच्छा है। हाँ, आना हमको सब कुछ चाहिए, फील हमें सारी चीजों की आनी चाहिए। तो ये फील आपके सामने है। ठीक है, तो दिमाग में बैठा के रखना कि जो कूलॉम्स लॉ का फोर्स है वो फोर्स क्यों है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लूं फिर बताता हूं। देखो, अभी हम लोगों ने सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की बात की है, निगेटिव चार्ज की बात तो की नहीं। ठीक है, चार्ज तो दोनों तरीके के हो सकते हैं ना, पॉजिटिव और निगेटिव। क्यों? क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा था कि भैया चार्ज के दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव। ठीक है, तो भैया अगर पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। कैसा है? ये पॉइंट है। हमेशा हम लोग पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, अभी हम लोग एक्सटेंडेड चार्ज के बारे में नहीं पढ़े। तो अगर ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है साहब, ये तो आपने बता दिया, अच्छी बात है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, ये पॉजिटिव था। अगर निगेटिव चार्ज होगा तब क्या होगा भाई? निगेटिव पॉइंट चार्ज है तब वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड प्रोड्यूस करेगा? नहीं, निगेटिव पॉइंट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स करता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? चार्ज की तरफ। नहीं तो चरागों से लौ बुझ रही थी, तुम आ गए हो। समझ में आ गई बात? पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड निकलेगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके रास्ते में आने वाले किसी भी पॉइंट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लग जाएगी। वो फोर्स क्या होगी? Q इंटू ई। Q इंटू ई। और इस निगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स दी चार्ज जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आती है। ठीक है, तो इसके रास्ते में कोई भी अगर चार्ज रखा हुआ है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, वो फोर्स उस चार्ज को किधर ढकेलेगी? इस निगेटिव चार्ज की तरफ। देखो, यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी। इस निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, पॉजिटिव मत मान लो इसको, क्यू नॉट मान लो, जो टेस्ट चार्ज था उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। यहाँ पे अगर हम प्लस क्यू मानते हैं तो उसकी खुद की भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने अगर टेस्ट चार्ज मान लिया तो इसकी कोई भी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इस चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू नॉट चार्ज को ढकेलेगी इस तरफ, कितने फोर्स से? F इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई से। और ये फोर्स किधर लग रहा होगा? इस तरफ, और ये ढकेल के इसको इसके पास ले आएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और जानो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां तक जाती है? तो ये इंफिनिटी तक जाती है, इंफिनिटी तक। ठीक है, ये कहां एंड होती है? इनफाइनाइट में। ठीक है, तो चार्ज कितना भी दूर क्यों ना रखा हो, टेस्ट चार्ज कितना भी दूर क्यों ना रखा हो, या इस पॉइंट चार्ज से हम कितनी भी दूर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्यों ना निकालना चाहें, वहां कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही होगी। ठीक है, ये बात समझ में आती है? चलो, तो आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फील अच्छे से आ गया होगा और अब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब जरा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए हो तो एक क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगी। अगर इस तरफ पॉजिटिव चार्ज रखा है, इस तरफ निगेटिव चार्ज रखा है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ प्रोड्यूस करेगा, और ये जो निगेटिव चार्ज है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ प्रोड्यूस। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई वो भी इधर जा रही है। मान लिया ये Q1 है, ये Q2 है, तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्रोड्यूस हुई जो कि टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी, और Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी मान लिया वो E2 है, तो वो भी तो Q1 की तरफ जाएगी। तो एक लॉजिक ये भी समझ लेना कि कभी भी अगर प्लस क्यू चार्ज रखा है और माइनस क्यू चार्ज रखा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगी, ऑलवेज ऑलवेज। अभी डाइपोल वगैरह पढ़ोगे, ठीक है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, डाइपोल क्या होता है, तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है एक निगेटिव चार्ज रखा है तो ये डाइपोल बन गया ना। इनके बीच की जो सेपरेशन है बहुत अगर कम है, बहुत छोटी है, तो ये क्या बन गया? एक डाइपोल बन गया। अपोजिट चार्जेस रखे हुए हैं छोटी से डिस्टेंस पे, तो डाइपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बनती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई यहां पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है,
और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब इस निगेटिव और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी टुवर्ड्स दी पॉजिटिव टू निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रही होगी, ऐसे पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। मान लिया इस पॉजिटिव और निगेटिव, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो h है। पॉजिटिव प्लेट से ये निगेटिव प्लेट जो रखी हुई है वो h हाइट की ऊंचाई पर रखी हुई है, ठीक है। अब सुनो, अब मैंने क्वेश्चन क्या कहा, मैंने कहा कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है यहां पर, ठीक? और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इलेक्ट्रॉन फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, फ्री फॉल, मतलब रिलीज किया गया, इस इंस्टेंट से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया गया। तो आप हमको टाइम बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में यहां पे पहुंच जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा। देखो मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े हो ना, इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े हो ना, v इक्वल्स टू u प्लस at s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as 11th क्लास में। सर 11th की बातें मत करिए, वो भूली बिसरी यादें हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशंस तो याद होगा ना यार। तो उसमें हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी भी पढ़ते थे। तो यहां पे क्या हो रहा है, अपर टू डाउन, नीचे की तरफ जा रहा है ये, ठीक है, लेकिन किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब हमको यहां से टाइम निकालना है कि यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा। मजेदार क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको बड़े आराम से इसका आंसर पता लग जाएगा, ठीक। पहली बात तो ये बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जब यहां गिरेगा तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन क्या लग रहा होगा, ग्रेविटी लग रही होगी। सर नहीं यार, भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। भाई हमें नहीं पता यार कि ये हॉरिजॉन्टल रखी है कि वर्टिकल, हो सकता है ये प्लेट ऐसे रखी हो, ऐसे, ये प्लस है, प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, ये सेपरेशन h, समझ रहे हो। तो ये सिर्फ दिखाने का एक तरीका है, कोई जरूरी नहीं कि ये ऐसे ही रखी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी हो सकती है। तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताओ, और टाइम क्या होगा ये बताओ। अब देखो पहली बात ये कि ये निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज पर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ फोर्स लगाएगी, इस तरफ, ये इसको ढकेल के ऊपर की तरफ ले जाना चाहेगी, ठीक है। अच्छा, तो वो फोर्स क्या होगा, वो फोर्स होगा साहब Q इंटू ई, Q इंटू ई, और Q क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो स्मॉल e इंटू कैपिटल E विल बी द फोर्स, विल बी द फोर्स। और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। यहां से एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से फ्री फॉल हुआ, इसका मतलब u इक्वल्स टू 0 है, ठीक। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ रखी है, h इक्वल्स टू मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर हम लोग पढ़ते हैं, या छोड़ो h को छोड़ो, s को सुनो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब ये खत्म। s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, s क्या है, h, कितनी सेपरेशन है, h, तो ये h हो गया, हाफ एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है साहब स्मॉल e कैपिटल E अपॉन एम ई, मतलब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनटू टी स्क्वायर। यहां से वो टाइम मिल जाएगा आपको जो इस सेपरेशन को कंप्लीट करने में इस इलेक्ट्रॉन को लगेगा विद दिस एक्सेलरेशन, विद दिस एक्सेलरेशन, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2me इंटू एच अपॉन स्मॉल e कैपिटल E टी स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर हटेगा तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो इतने टाइम में ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गिर जाएगा, ठीक है, क्लियर। आगे बात समझ में, बात ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो जरा एक क्वेश्चन आप खुद से करना, ठीक है। एक क्वेश्चन आप खुद से करना, क्या है क्वेश्चन, कि यहां पर वही खेल है, यहां प्लस है, इस बार उल्टा कर रहा हूं मैं जानबूझ के, यहां पे माइनस है, ये सेपरेशन अभी भी h है, और यहां पे इस बार एक प्रोटॉन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, प्रोटॉन, ठीक है।
अब आपको ये बताना है कि इस प्रोटॉन को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, वही है सेम केस U इक्वल्स टू 0। अब एक चीज ये बताओ यार, पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी ना, पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये रिपेल करता हुआ ले जाएगा इसको नीचे की तरफ, ठीक है, तो एक्सेलरेशन नीचे ही लगेगा। अब यहां पर आप टाइम बताओ T क्या होगा, ठीक। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आपका क्लियर है, ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर ले जाओगे। चलो, तो ये तो हुई बात इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं कि परमिविटी ऑफ द मीडियम क्या होती है। क्यों? क्योंकि जो कूलॉम्स लॉ है F, उसका फॉर्मूला क्या था, K(Q1Q2/r², या 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1Q2/r²। अगर एयर या वैक्यूम की बात करते थे इसको एप्सिलॉन नॉट कह देते थे। तो अगर फोर्स का फॉर्मूला ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम या एयर में Q/r², अगर Q2 पे निकालना है तो, ठीक है। या यहां से Q नॉट कह लो, Q नॉट क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक। तो भाई फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों में ही एप्सिलॉन इन्वॉल्व हो रहा है। तो पहले एप्सिलॉन को समझ लें कि एप्सिलॉन क्या है, क्योंकि बेटा वैक्यूम और एयर के लिए इसकी वैल्यू डिफाइंड है, और वैक्यूम और एयर के लिए इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। लेकिन ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एयर या वैक्यूम के लिए है। जैसे ही मीडियम बदलेगा वैसे ही इसकी वैल्यू बदल जाएगी। तो परमिविटी है क्या, सबसे पहले ये समझ लें, तब हम लोग जानेंगे कि उसकी वैल्यू कैसे बदलती है। परमिविटी और रिलेटिव परमिविटी ये जान लें हम लोग पहले। देखो परमिविटी, देखो परमिविटी मतलब एप्सिलॉन, ठीक। तो जैसे कि नाम ही है परमिविटी, किसी चीज को परमिट करना, ठीक है। तो हर एक मीडियम जो होगा वो भी किसी ना किसी मैटर का बना होगा, जैसे वाटर, ऑयल, ठीक है। दो चार्ज को वाटर के अंदर रख दो तो वाटर भी तो मीडियम है ना, उसके अंदर भी तो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो बेटा ये जो मीडियम है, इस मीडियम का जो खुद का मैटर है वो अपने मैटर को परमिट करता है। मान लो, सपोज करो, क्या मैं कह रहा हूं समझो, मैटर को परमिट करता है मतलब, सुनो देखो, मान लिया कि यहां पर एक Q1 चार्ज रखा है और ये Q2 चार्ज रखा है, तो ये Q1 इस Q2 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा इस तरफ, अच्छी बात है, ये इधर लगा रहा होगा, ठीक है साहब। अब अगर ये एयर या वैक्यूम था तब तो ठीक है, उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। लेकिन अगर ये वाटर है, अगर ये वाटर है तो उसका जो परमिविटी है वो क्या कहेगा, वाटर अपने ही मॉलिक्यूल से कहेगा कि भैया जाओ और इस फोर्स को तोड़ो, कम करो, घटा दो। वो परमिविटी का मतलब ये नहीं है कि वो फोर्स को और परमिट करेगा कि हाँ और ज्यादा लगो, जितनी ज्यादा परमिविटी उतना ज्यादा फोर्स, नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यार। फोर्स में क्या है, फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका मतलब एप्सिलॉन ज्यादा तो फोर्स कम, इनवर्सली प्रोपोर्शन है भाई। परमिविटी ज्यादा होगी तो फोर्स कम होगा, और वाटर की परमिविटी, सबसे कम परमिविटी एयर की होती है। एयर के रिस्पेक्ट में कोई भी मीडियम ले लो उसकी परमिविटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब वो मीडियम अपने मॉलिक्यूल्स को, अपने मीडियम को, अपने फोर्स को अलाउ करता है, परमिट करता है कि जाके दो फोर्सेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको कम कर दो, घटा दो, तोड़ दो। तो यहां पे ये फोर्स घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो दिख भी रहा है, वो दिख भी रहा है। तो जिस मीडियम की परमिविटी जितनी ज्यादा होगी उस मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना कम होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये तो परमिविटी हुई। अब रिलेटिव परमिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिविटी, बेटा रिलेटिव परमिविटी जो होती है वो होती है किसी भी मीडियम की परमिविटी विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एयर की परमिविटी हमने ऑलरेडी निकाल रखी है। ये क्या है, वैक्यूम या एयर की परमिविटी। तो इसके रिस्पेक्ट में किसी मीडियम की परमिविटी कितने गुना ज्यादा है या कितने गुना कम है, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिविटी। रिलेटिव का मतलब क्या है, किसी के रेफरेंस में। तो रिलेटिव परमिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ER से,
ई आर से। तो रिलेटिव परमिविटी विल बी इक्वल्स टू परमिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम। ठीक, रिलेटिव परमिविटी विल बी इक्वल्स टू परमिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। अब देखो यहां से परमिविटी ऑफ मीडियम क्या आ जाएगा, रिलेटिव परमिविटी इंटू परमिविटी ऑफ एयर। तो हमें पता है ना कि किसी भी मीडियम का जो परमिविटी होगा, किसी भी मीडियम का जो परमिविटी होगा वो एयर या वैक्यूम की परमिविटी से तो ज्यादा ही होगा। तो रिलेटिव परमिविटी हमेशा हमको क्या बताती है, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मतलब कितने गुना है एयर, ये देखो ये एयर का है ना, एयर में कितने गुना मल्टीप्लाई करते हैं कि मीडियम की परमिविटी हमको मिल जाए। तो रिलेटिव परमिविटी क्या बताती है कि किसी भी मीडियम की परमिविटी एयर से कितने गुना ज्यादा है। ठीक है, रिलेटिव परमिविटी एयर से के रेफरेंस में कितने गुना ज्यादा है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो एक बात ये जान लेना बेटा कि रिलेटिव परमिविटी किसी भी मीडियम की क्या बताती है, एयर के रेफरेंस में उस मीडियम की परमिविटी कितने गुना ज्यादा है। सबसे कम परमिविटी सिर्फ और सिर्फ एयर की ही होती है, एयर या वैक्यूम। तो परमिविटी और रिलेटिव परमिविटी का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ये जरूरी था बताना, क्यों? क्योंकि परमिविटी का रोल कूलॉम्स लॉ में और इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत ज्यादा है। जैसे ही मीडियम उसने बदल दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, रिलेटिव परमिविटी पता करना बहुत जरूरी है, क्या होता है। चलो, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, परमिविटी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन भी करा दिया। अब हम लोग करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो हम लोग कूलॉम्स लॉ भी पढ़े थे। बिल्कुल वही है, क्योंकि कूलॉम्स लॉ फोर्स पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की वजह से ही तो डिराइव हुई ना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही तो फोर्स डिराइव हुआ। उल्टा बोल गया मैं भी एनसीईआरटी के हिसाब से चलने लगा। एनसीईआरटी में फोर्स पहले पढ़ाते हैं तो वो आदत बनी हुई है फोर्स के बारे में पहले बात करने की। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में ही पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा, इसकी वजह से कूलॉम्स लॉ में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा। अब देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो फोर्स बना नया, अभी मैंने बताया। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी यही कहेगा क्या कि साहब मान लिया कई सारे चार्जेस की वजह से कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, E1 E2 E3 E4, और हमें किसी पॉइंट पर इन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मान लिया कोई एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर हमको इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इस पॉइंट P पर जो E नेट होगा वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज इलेक्ट्रिक फील्ड्स, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डॉट 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 जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमें जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड है उन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम कर देना है, दैट विल गिव यू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ में भी पढ़ा था कि किसी एक चार्ज पे या किसी एक पॉइंट पे अगर हमें नेट फोर्स चाहिए तो जितने भी फोर्सेस थे F1 F2 F3 उन सबका वेक्टर सम कर देना था। तो दोनों एक ही चीज है यार। ठीक है, अगर कंसेप्ट क्लियर है और दिमाग में बात बैठती है तो सिर्फ इतना समझ लेना कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ लिए तो बेसिकली आपने कूलॉम्स लॉ को भी पढ़ लिया, क्योंकि कूलॉम्स लॉ पैदा ही हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अदरवाइज कूलॉम्स लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितना कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब इसके न्यूमेरिकल्स होंगे नेक्स्ट वीडियो में, कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे और आगे के टॉपिक होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।